हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों हम एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज की आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपने 2 क्लास ना देखी हो तो आप बाकायदा जा सकते हैं, दोनों क्लास देख लें फिर तीसरी पढ़ें, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। क्योंकि हम क्लासेस जो करते हैं कनेक्टेड करते हैं, ठीक है। उसके आगे हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अपना क्वेश्चन है 7 लगातार सम संख्याओं का योग 140 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, हमने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी कि जैसे 2 4 6, ठीक है, तो इसका एवरेज बताइए क्या होगा, या फिर 18 20 और 22, इसका एवरेज बताइए और इसका बताइए। तो आपको पता है एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, तो इसका है 4, इसका है 20। और एवरेज की आपको परिभाषा भी पता है। एवरेज की परिभाषा क्या है, परिणामों का योग बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो परिणाम कितने हैं अपने, इनका योग निकालें। 2 4 6 और 6 12, ठीक है। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम है 3, 1 2 3, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, आ गया एवरेज। हमें इस क्वेश्चन में दिया है योग ना कि एवरेज, ठीक है। ये चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। अगली क्वेश्चन में देखते हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है, हम छोटा सा। जैसे इसका एवरेज तो हमें पता है 20 है, लेकिन कैसे हम इसको चेक करें, इसका योग कितना होगा, कुछ कोई पूछने लगे तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, परिणामों का योग बटे कुल परिणाम। तो 20 और 22, 42 और 18 60, ठीक है। कुल परिणाम कितने हैं 3, 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 20, यानी कि अपना ये सही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया गया है अब ए, ठीक है, हमें निकालनी है ए संख्या। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर भी सेम है, हमें दिया गया है 12 और निकालना है हमें 4, और 4 से हम फिर कनेक्ट करके अपनी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, आई चीज़ समझना। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है 7 लगातार सम संख्याओं का योग 140 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, हमें योग दिया गया है तो 140 में 7 से भाग दिया, कितना आया 20, ठीक है। अब उन्होंने बोली है लगातार सम संख्या वाला पॉइंट है, ठीक है। अब सम संख्या हमें देखनी है, तो 20 के बाद कौन सी आती है 22, 22 के बाद 24 और 24 के बाद 26। ये बात आई समझ में, ठीक है। अब बात आती है विषम संख्याओं, सॉरी सम की ही चल रही है अभी, ठीक है। तो इसके पहले कौन सी संख्या आ गई, वो अगला क्वेश्चन है विषम वाला, तो सॉरी, ठीक है। इसके पहले कौन सी आएगी 18 16 और 14, ठीक है। अगर वो हमसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी आप बता सकते हैं 26, और सबसे छोटी पूछे तो आप बताएंगे 14, ठीक है। जो कि हमसे पूछा था उन्होंने सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अपनी 26। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। क्या है ना कि आप लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। मैथ्स आप, हाँ, अगर आप इतने टैलेंटेड हैं तो वो अलग बात है कि आप माइंड में फिट कर ले, बाकी मुझे नहीं लगता कि माइंड में फिट कर सकते। शॉर्ट में बनाएं, नोट्स बनाएं शॉर्ट में, बस जब रिवाइज करें तो देखते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 लगातार विषम संख्याओं का योग 279 है तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब 9 लगातार का बोला है योग, तो क्या करेंगे हम 279 को 9 से डिवाइड किया तो कितना है 9 3 27, 9 एकम 9, अपनी आगे बीच की संख्या क्या 31 यानी 31। इतना आया समझ में, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी किया था सेम यहाँ पे किया, ठीक है। अब 9 लगातार का बोला, वो बोला है विषम का, सम का नहीं बोला, विषम का बोला, ठीक है। ये बात याद रखना। तो 31 के बाद विषम कौन सी आएगी 33, 33 के बाद कौन सी आएगी 35, 35 के बाद कौन सी आएगी 37, और 37 के बाद कौन सी आएगी, तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको हमने कल भी बताया था कि हमारे पास स्पेस की बहुत कमी है, तो इसलिए अभी हम ऐसे करा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 31 के पहले कौन सी आएगी 29, 29 के पहले कैसी आएगी, सॉरी कौन सी आएगी 27, 27 के पहले कौन सी आएगी 25, 25 के पहले कौन सी आएगी तो आएगी 23। अब आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसको एक लाइन में लिखना, हमारे जैसे मत लिखना, ठीक है। तो अपनी सबसे छोटी संख्या पूछा उन्होंने, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 23, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 39, ठीक है। अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी तो आप एक काम कर सकते हैं कि इन सबको जोड़ेंगे 33 35 37 39 31 29 27 25 23, तो आपका ये जो एवरेज आएगा फिर आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आपका 31 आएगा, ठीक है। तो वो आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 लगातार
संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, अगली 4 संख्याएं और जोड़ लेने पर या ऐड कर लेने पर या संख्याएं जोड़ने पर अलग अलग लैंग्वेज आ सकती है, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है अपना, तो इसको समझना है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज पर ना जाएं आप। ठीक है, कल एक स्टूडेंट ने लैंग्वेज के लिए बोला था, तो हमने उसको बताया भाई कि जो बुकों में लिखा रहता है अच्छी बात है, आपके 10th 12th के एग्ज़ाम नहीं है जो सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, सिलेबस से बाहर। लेकिन मेन पॉइंट जो इसका है वो ये है कि आपको सेम क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, उसकी लैंग्वेज चेंज करके, नंबर चेंज करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 35 है, अगली 4 संख्याएं और जोड़ देने पर क्या होगा। पहली बात तो हमें इस लाइन को कंप्लीट करना है जो इन्होंने बोला है ना, तो सबसे पहले तो हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पेन चेंज कर रहे थे, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन को कर रहे हैं कंप्लीट। इन्होंने बोला है 5 लगातार संख्याओं का औसत, यानी बीच की संख्या तो 35 ही होगी। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी, 35 के बाद। अब एक बात याद रखना, इन्होंने बोला है हमसे लगातार, ना कि बोला उन्होंने सम विषम से कुछ नहीं बोला। ठीक है, उनने, वरना आप सम विषम पे जाएं। इसके बाद कौन सी होगी, 36। इसके बाद कौन सी होगी, 37। इसके पहले कौन सी होगी, 33। इसके पहले कौन सी होगी, 31। तो अपनी पहली लाइन तो हो गई कंप्लीट। ठीक है, जो उन्होंने बोला हमसे। इसके बाद उन्होंने बोला भाई साहब कि अगली 4 संख्याएं और जोड़ देने पर या जोड़ लेने पर या ऐड कर लेने पर, तो अगली 4 संख्या कौन सी होगी, एक होगी 38। ठीक है, एक होगी 39 और एक होगी 40 और एक होगी 41। तो उन्होंने पूछा अब नया औसत क्या होगा। तो बीच की संख्या में कौन दिख रही है, 4 और 4, बीच की संख्या है 37। नया एवरेज क्या होगा, 37। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था और यही हमें बताना था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो हमने आपको बता ही दिया कि आप सबको ऐड करना, फिर उसको जितने परिणाम है उनको डिवाइड करना। अब 5 वाले में ये आएगा, और जब हम 4 संख्या और बढ़ा देंगे, 9 हो जाएंगे, तो फिर ये वाला एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लगातार संख्याओं का औसत 24 है, पिछली 3 संख्या शामिल कर लेने पर नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 24। ये 24 है, तो इसके बाद कौन सी आएगी, लगातार का बोला तो इसके बाद आएगी 25, इसके बाद 26, इसके बाद 27। ठीक है, ये समझ में आया इतना। इसके पहले कौन सी आएगी, वो आएगी 23, 22 और 21। जो इन्होंने हमसे पहली बार में बोला उनके हिसाब से हमने इतना कर दिया कि 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। अब उन्होंने एक पॉइंट बोला है जो हमें आपको समझना है। उन्होंने पॉइंट ये बोला कि पिछली 3 संख्या शामिल कर लेने पर। ठीक है, अब पिछली 3 संख्या शामिल करेंगे तो कौन कौन सी आएगी, 21 के बाद 19, 19 के बाद 17, उसके पहले सॉरी 1 मिनट, 19 के बाद 18, 18 के बाद 17, क्योंकि इसमें हम विषम पे आ गए थे। ठीक है, तो इसके बाद 18 और 1 17। ठीक है, अब उन्होंने पूछा हमसे कि नया एवरेज क्या होगा, है ना। तो अब नया एवरेज हमें बताना है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। देखते हैं, सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन था एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं, वरना आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमसे बोला था भाई साहब कि 7 लगातार संख्याओं का औसत 24 है, तो हमने इतना तो कर लिया था, 24, 24 के बाद 25, 26, 27, 23, 22, 21, ये अपना क्या आ गया था, 7 लगातार संख्या। उन्होंने फिर बोला था पिछली 3 संख्याएं शामिल कर लेने पर, तो पिछली 3 संख्या हम शामिल करेंगे जब, तो कौन कौन सी पिछली, 19, 18, 17। अब औसत क्या होगा, तो हमें औसत बताना है, टोटल संख्या कितनी हो रही, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 और 2 5,
3 और 2 5। अब तो हमने सीखा था कि भाई साहब एवरेज हमेशा बीच का नंबर, लेकिन बीच का नंबर तो आ नहीं रहा। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा लग रहा होगा ना मन में कि यार अब कैसे करेंगे। तो बिल्कुल नहीं डरना। देखो उन्होंने क्या बोला, हमने भी क्या बोला था अभी कि बीच की संख्या होती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। 23 और 24 के बीच कौन सी संख्या आएगी, कौन सी आएगी? 22.5। वही आपका होगा क्या, एवरेज। बस इतना सा सवाल था, वो कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, जब ऐसा हो कि बीच का नंबर ना आए तो इनके बीच का नंबर क्या है, 23 और 24 के बीच का 22.5 ही है ना, तो आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लगातार संख्याओं का औसत x है। 4 संख्याएं और शामिल कर लेने पर नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, x। पहली बात तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। x के बाद कौन सी आएगी, x+1, x+2। सॉरी यार, ये पेन की बहुत प्रॉब्लम है। x+2। ठीक है, इसके पहले कौन सी आएगी, x-1, x-2। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि 4 संख्याएं और शामिल कर लेने पर, तो 4 संख्या और शामिल करेंगे, तो उन्होंने ये बोला है कि 4 संख्याएं और शामिल, आगे की बोला ना कि पीछे की। पिछली के बोला था तो हमने पीछे जोड़ी थी, इन्होंने बोले 4 संख्या और जोड़ लेने पर, यानी आगे जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो x+2 के बाद आएगा x+3, x+4, x+5, x+6। क्लियर? तो अभी औसत अपना उन्होंने पहली लाइन का तो ये हो गया था, फिर हमने 4 संख्याएं और जोड़ी, तो अब औसत कौन सा होगा, औसत हमें साफ साफ दिख रहा है। अब होगा बीच का नंबर क्या है, x+2, तो अपना औसत होगा x+2। क्वेश्चन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत x है। अगली 2 संख्या और जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा? ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। उन्होंने बोला 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, x। तो पहली लाइन तो हम कंप्लीट कर रहे हैं सबसे पहले। x के बाद कौन सी आएगी, x+2, सम का बोला ना कि विषम का, x+4, यहाँ पे कौन सी आएगी, x-2, x-4। पहली बात तो ये जो उन्होंने हमसे पहली लाइन बोली वो कर लिया। ठीक है, जब भी हम आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराएंगे तो आपको ये सब नहीं लिखना, आपको क्या करना है, हम बोलते जाएंगे, आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करना है। ठीक है, अब उन्होंने बोला अगली 2 संख्याएं और जोड़ देने पर, तो अगली 2 संख्या कहाँ जुड़ेंगी, यहीं पे जुड़ेंगी ना, तो आएगा अभी अपना औसत क्या है, x, पहली लाइन के हिसाब से। ठीक है, फिर अगली 2 संख्या और जोड़ेंगे, x+6, x+8। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा औसत क्या होगा। राइटिंग पे बिल्कुल ना जाए, आपको समझ में ना आए वहाँ पे बताना। ठीक है, राइटिंग से कुछ नहीं है, मैथ्स में राइटिंग कभी नहीं देखी जाए, ना कि आपको नंबर अच्छे मिल रहे हैं, आपको एक ही नंबर मिलना है और आपको शॉर्ट में करना है, ना आपको किसी को बताना है कि हम मैथ्स में कैसा लिख लेते हैं। ठीक है, मैथ्स कभी नहीं पूछी जाती, हिंदी पूछी जाती, हिंदी में लिखना होता है। तो हिंदी में आपको पता है, देखो कितना साफ दिख रहा है, ये बननी चाहिए, दिमाग में ये आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, उन्होंने बोला तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत अपना साफ साफ दिख रहा है, 3 संख्या है, 3 है, बीच की संख्या अपनी x+2। ठीक है, अब तो आप औसत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत x है। अगली 2 संख्याएं और जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहली बात तो हम ये वाली लाइन कंप्लीट कर रहे हैं, करें, थोड़ा पेन चेंज कर लें, 1 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया अपना x। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, देखो विषम का बोला है, अगर सम का बोला हो तो हम x+2 लेते, लेकिन विषम का बोला तो विषम कौन सी x के बाद आती है, x+1, फिर कौन सी आएगी, x+3, फिर आएगी x-5, x+5,
एक मिनट, सॉरी एक मिनट, इतना समझ में आया? ठीक है, इसके बाद x माइनस 1 सॉरी एक मिनट, सबसे पहले तो हमने ये वाली लाइन कंप्लीट की, x प्लस 1 x प्लस 3, ठीक है, जो इनके हिसाब से इतना था। ठीक है, पीछे की लाइन क्या होगी, x माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, अब उन्होंने बोला अगली दो संख्या, अभी तो एवरेज अपना ये है, अब उन्होंने बोला कि अगली दो संख्या और जोड़ देने पर, इसके बाद कौन सी आएगी, x प्लस 5, इसके बाद आएगी x प्लस 7। तो अब एवरेज क्या होगा, तो अब एवरेज साफ साफ दिख रहा है हमें, कितना होगा, x प्लस 1। ठीक है, तो ये है अपना नया एवरेज। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहीं भी समझ में आया ना आया हो तो बताइए, आया तो होगा, समझ में तो आया ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको देखना है, समझना है कि आपने कहीं पढ़ा है क्या इसको, या इस टाइप का पढ़ा है क्वेश्चन, और पढ़ा है तो जल्दी इसका आंसर बता देना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चार संख्याओं का औसत 22 है, एक संख्या 32 और जोड़ देने पर औसत क्या होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोली हमसे, तो करते हैं शुरू। तो चार संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, एक हो सकती है ए, एक हो सकती है बी, एक हो सकती है सी, एक हो सकती है डी, यानी इनका औसत है। तो हम निकालेंगे सबसे पहले औसत से क्या निकालते हैं, योग, तो कितना आ गया 88। क्लियर? औसत से योग निकालना आपको पता है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला एक संख्या 32 जोड़ दें, मान के चलो संख्या कौन सी है, ई, चार संख्या तो हो गई ए बी सी डी, तो पांचवी कौन सी होगी, ई। एक संख्या 32 और जोड़ देने पर नया औसत क्या होगा, 88 और 32 कितना होता है 120, और यहाँ पे कितनी हो गई 5 संख्या। ठीक है, तो जब अब हो गई 5 संख्या और योग क्या हो गया 120। अब इन्होंने हमसे औसत पूछा है कि औसत क्या होगा, तो 120 में 5 का भाग दे दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो जो नया एवरेज आएगा वो आएगा अपना क्या 32। क्लियर? समझ में आया? अब एक बात याद रखें कि हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया आपको अभी, एक कल की क्लास में था और 32 की जगह उसमें 12 था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये हमने रिवीजन के हिसाब से डाला है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सदस्य वाले परिवार की आयु का योग 150 वर्ष है। ठीक है, 45 साल वाले व्यक्ति के एक व्यक्ति के चले जाने पर औसत आयु क्या होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि 6 व्यक्ति हैं, व्यक्ति को हम क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहा है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं अपन पर्सन, व्यक्ति को। ठीक है, 6p बराबर कितने वर्ष हैं, इनका योग है 150 वर्ष। वर्ष को हम लिखेंगे वाई, अभी तो हमने वर्ष लिख दिया क्योंकि हमें टाइम की बचत करनी है। ठीक है, एक व्यक्ति के चले जाने पर, वो जो व्यक्ति गया है वो कितने वर्ष का था, वो था 45 वर्ष का, यानी 45 वर्ष को हम क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे वर्ष को। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि अब नया औसत या औसत क्या होगा। तो अब कितने व्यक्ति बचे, 6 में से एक गया, कितने 5 व्यक्ति बचे, 150 में से 45 गया, कितना बचा 105। ठीक है, तो उन्होंने अब औसत पूछा है, तो 5 व्यक्तियों का योग कितना 105, हमें औसत निकालना है, यानी कुल परिणाम कितने हैं 5, तो कितना आ जाएगा अपना, आ जाएगा 21। यानी कि अब जो औसत है, औसत संख्या या औसत आयु है जो, वो है 21 वर्ष। क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन, 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 35 वर्ष है, इसमें 13 वर्ष के छात्र के आ जाने पर अब इस ग्रुप का औसत कितना होगा। ठीक है, 35 व्यक्ति हैं, सॉरी 10 विद्यार्थी, उनकी औसत आयु कितनी है। पहली बात तो हम इस लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो 35 गुणे 10, यानी 35 वर्ष जो एवरेज है वो 10 विद्यार्थियों को कितना आएगा, योग 350।
इतना तो आपको समझ में आ चुका है अब तक, ठीक है। अब अगली लाइन बोली है इन्होंने कि इसमें 13 वर्ष के एक छात्र के आ जाने पर जो 10 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट को हम लिखते हैं एस, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के आ जाने पर, एक स्टूडेंट जो आया वो कितने साल का था, 13 साल का। तो अब कितने स्टूडेंट हो गए, 11 स्टूडेंट हो गए, और टोटल कितने हो गए, 363 वर्ष हो गए। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि अब इस ग्रुप का औसत संख्या कितनी होगी या औसत आयु क्या होगी, ठीक है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। तो हम 363 को अब किससे भाग देंगे, 363 को देंगे भाग 11 से। 11 तीरी 33, 11 तीरी 33, अपना आ गया कितना, 33 वर्ष। क्लियर, यही अपना एवरेज था। एक बार और समझ लें क्वेश्चन को, आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा। 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है। तो 10 गुणा हमने 35 कर दिया, 350 आया। इसमें इसमें 13 वर्ष के छात्र के आ जाने पर एक छात्र आया वो 13 वर्ष का था, तो टोटल छात्र हुए कितने, 11। अब जो आयु का योग हो गया 363, ठीक है। अब उन्होंने इस ग्रुप का औसत पूछा है तो 11 से भाग दिया 363 को, तो 33 आ गया। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष के एक शिक्षक को ग्रुप में शामिल किया गया, अब नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने बोला 9 छात्र हैं, यानी 9 स्टूडेंट हैं, और इनका औसत आयु जो है 16 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 16 गुणित 9 कर देंगे, तो कितना आ गया, 144। अगर आपको दुनिया याद ना हो तो अभी कर लें, अभी मौका है, क्योंकि फिर मौका नहीं रहेगा, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट हैं, उनका जो औसत आयु है वो है 16 वर्ष। तो हमने 16 में गुणा किया 9 से, तो कितना आ गया, 144। अब उन्होंने बोला कि एक शिक्षक यानी एक टीचर को हम टी लिखेंगे, ठीक है। एक टीचर के आ जाने पर, तो एक ही आया है तो हमने 1 से गुणा किया, यानी एक टीचर है ही पर्सन कुल। तो कितने हो गए, 36 वर्ष का है जो वो आया है, वो 36 वर्ष का टीचर यानी अध्यापक जी जो हैं वो 36 वर्ष के हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को थोड़ा टीचर की वैल्यू करेंगे तभी तो हमें समझेंगे, ठीक है। तो अब कितना हो गया, टोटल पर्सन कितने हो गए, वो अध्यापक जी और स्टूडेंट कितने हो गए, 10 लोग हो गए टोटल ग्रुप में अब, ठीक है। और इनका जो आयु का योग है वो कितना आ गया, 144 और 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि औसत आयु कितना बढ़ जाएगा या फिर नया औसत क्या होगा, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले औसत क्या था, 9 विद्यार्थियों में 16। अभी जैसे हमें इसका निकालना, तो 180 में 10 से भाग दिया, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 18। देखिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपको उतनी सफाई नहीं दे पा रहे हैं इसमें, लेकिन आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाना, ठीक है। क्योंकि आपको सुनना मेन है, और जो सुनने से याद होता है वो लिखने से नहीं होता, ठीक है। एक बात याद रखना, आप सुनने में क्या है, पूरा कंसंट्रेशन रखते हैं कान को, दिमाग को, और लिखने में क्या होता है, दिमाग कहीं और होता है, लिख कहीं और रहे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर जोर दें, समझने पर जोर दें, ठीक है। तो पहले एवरेज कितना था, 16, अब कितना है, 18, यानी 2 वर्ष बढ़ जाएगा। ऐसा आ सकता है तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें आपसे उम्मीद है कि अब आप पे सवाल अच्छे से बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है इसको भी। 24 छात्र और एक अध्यापक का औसत 15 वर्ष है। अध्यापक के चले जाने पर औसत वर्ष या औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कितने, 24 स्टूडेंट हैं और एक अध्यापक यानी टीचर। क्लियर, 24 स्टूडेंट हैं प्लस, ठीक है, इतना समझ में आया कि 24 विद्यार्थी हैं यानी स्टूडेंट और एक
टीचर हैं, इनका औसत कितना है, औसत वर्ष 15 वर्ष, यानी 15 का गुणा किया हमने, 1 मिनट अभी इसको यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ में आया। 24 स्टूडेंट और 1 अध्यापक, तो हम क्या करेंगे, 24 और 1 25 हो गए टोटल, ठीक है। 25 गुणित 15 किया तो आ गया अपना 375। क्लियर। अब उन्होंने पूछा कि एक अध्यापक के चले जाने पर, हमें अध्यापक का नहीं पता कि कितने साल के थे, हमें एक्चुअल में निकालना ही है कि एक टीचर की आयु जो थी वो लगभग कितने वर्ष थी, ठीक है। तो अपना आ गया 25 गुणित 15 किया 375 आ गया। अब उन्होंने बोला कि जो गए हैं उससे 1 वर्ष कम हो जाता है, तो जब 1 वर्ष कम होगा तो सब में होगा कम, यानी सब स्टूडेंट का 1 वर्ष कम होगा तभी तो 14 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 24 गुणित 14 करेंगे, ठीक है। जब एक औसत वर्ष कम हो गया, यानी अभी 15 था अब हो जाएगा 14, तो 24 गुणित 14, टीचर तो चले गए तो उनका नहीं लेंगे हम, उनको नहीं लेंगे, ठीक है, अब स्टूडेंट को ही लेंगे। तो कितना आ गया, ये आ गया 336। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और उन्होंने हमसे टीचर की आयु पूछी है, तो जब भाई साहब 375 है टोटल, 336 घटाएंगे तो कितना आ गया, 39, यानी जो टीचर थे उनकी आयु कितनी थी, 39 वर्ष, यानी 39। क्लियर, ठीक है। अगर समझना है तो बताइए एक बार और। तो एक बार और समझ लें, 24 छात्र और 1 अध्यापक का औसत 15 वर्ष है, ठीक है। कितना वर्ष है, 15 वर्ष। तो 24 विद्यार्थी और टीचर तो हो गए 15, तो 24 और 1 25 गुणित 15 कितना आ गया, 375। फिर बोला उन्होंने अध्यापक के चले जाने पर औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी। तो अध्यापक की जो आयु, अध्यापक के जाने से क्या हुआ, औसत वर्ष में 1 वर्ष की कमी हुई। तो अध्यापक तो गए तो बचे 24 लोग, और 1 वर्ष कम भी हो गया आयु, औसत आयु, ठीक है। तो 14 से गुणा कर दिया तो आया 336, और 375 और 336 का जो होगा डिफरेंस वो टीचर की आयु होगी, क्योंकि वो गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष है। 10 नए छात्र आ जाने पर औसत में 0.2 की वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम करना है। तो उन्होंने बोला 40 छात्र, उनकी औसत आयु कितनी है। तो सबसे पहले तो हमने किया 40 गुणित 15 बिना देरी के, ठीक है। तो कितना आ गया, 40 गुणित 15 किया तो आ गया अपना 600। क्लियर। अब उन्होंने बोला कि 10 नए छात्र आ जाने पर औसत वर्ष 0.2 वर्ष की वृद्धि होती है। हमें नहीं पता कि जो 10 नए छात्र आए हैं उनका औसत, उनकी आयु क्या है या औसत क्या है, ठीक है। लेकिन इसका हमें इतना पता है कि हम निकाल लेंगे, ठीक है। जब वो 10 लोग आए, यानी 10 छात्र आए, तो उनके आने से कितने की वृद्धि हो रही, 0.2 की, यानी 0.2 वर्ष की। इस पॉइंट को नोटिस करना है, ठीक है। तो अब कितने छात्र हो गए, 50 छात्र हो गए। अभी हमारा एवरेज कितना था, 15। जब आप 15 में 0.2 जोड़ेंगे, अगर जोड़ना नहीं आता तो ऐसे जोड़ेंगे, तो कितना आ गया, 15.2। समझ में आया इतना, कितना आएगा, 15.2। तो हो गए अपने, अब एवरेज कितना हो गया, 15.2। ये बात तो आपको समझ में आ गई अब, ठीक है। 15.2 गुणा किया, जब हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा अपना कितना, 760, ठीक है। 760 आया, तो 600 और 760 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 160 का डिफरेंस है। जो 160 का डिफरेंस आया वो 40 छात्र का तो 15 वर्ष, जो आया है 160 का डिफरेंस वो आया है 10 छात्रों की वजह से। तो हमने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया अपना, 16। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, 16 वर्ष। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है तो थोड़ा रुकिए, हम देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको समझ में तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं। एक परिवार का एक वर्ष में से पहले 3 महीने का औसत कितना है? 8400 रुपये। अगले 4 महीने का औसत है 1080 रुपये। अंतिम 5 महीनों का औसत है 10,608 रुपये। और इस परिवार की वार्षिक बचत है 8,640 रुपये। तो इस परिवार की महीने की आय क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, जितना बड़ा है उतना आसान है। ठीक है, तो हम इसको आसानी से बिल्कुल करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करते जाएंगे। तो उन्होंने बोला हमसे पहले 3 महीने का, यानी फर्स्ट 3 मंथ। ठीक है, तो उन्होंने कितना बोला? फर्स्ट 3 महीने का 8400 रुपये। आप साथ साथ लिखते जाइए क्योंकि हम इसको रफ करेंगे अभी, क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट 3 महीने का जो औसत है, पहले तो ये लाइन है, हमने अभी इतनी लाइन कंप्लीट की। ठीक है, पहले 3 महीने का औसत कितना है? 8400 रुपये। इसका गुणा किया, कितना आ गया? 84 तिया कितना होता है? 252, और 2 जीरो लगा दिए हमने। 1 मिनट, 252 और 2 जीरो लगा दी, कितना आया? 25,200। फिर उन्होंने बोला अगले 4 महीने, यानी ये हुए पहले 4 महीने के, फिर नेक्स्ट 4 मंथ, नेक्स्ट 4 मंथ यानी अगले 4 महीने का औसत कितना है? 10,080। सॉरी, यहाँ पे आप एक काम करना, जो 1080 यहाँ पे 10,080 करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि हमें अभी याद आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10,080। ठीक है, इतना क्लियर। तो उन्होंने बोला अगले 4 महीने का जो वेतन है वो है 10,080 रुपये। तो हमने इसका गुणा किया तो कितना आया? 40,000, 1,008, 40,320। क्लियर। तो इसका जो आया वो आया 40,320। फिर उन्होंने बोला अंतिम 5 महीने के, यानी लास्ट 5 मंथ का कितना है? वो है 10,608। 10,608। तो इसका आ गया 53,040। क्लियर, इतना समझ में आया? ये आप अच्छे से लिख लेना। पहले 3 महीने का औसत जो आय है, उनकी औसत आय है, जो वेतन है या सैलरी है, वो है 8400 रुपये। तो 84 को हमने डिवाइड किया तो कितना आया? 3 में 84 तिया होता है 252, तो 2 जीरो लगा दी, कितना आ गया? 25,200। फिर उन्होंने बोला अगले 4 महीने का, तो अगले 4 महीने का आया 10,868। तो हमने इसका गुणा किया तो आया 40,320। फिर उन्होंने बोला लास्ट 5 मंथ, यानी लास्ट के आखिरी के जो 5 महीने हैं, उसमें आता है 10,608 रुपये औसत। ठीक है, तो हमने इसका गुणा किया तो आया 53,040 रुपये। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड किया, कितना है? 0 0। इसको जोड़ेंगे, 4 और 2 6। ठीक है, 1 मिनट, ये आ गया 0, 4 और 2 6। फिर ये आ जाएगा 5, 3 और 2 5। ठीक है, ये आ गया अपना कितना? 1,18,560 रुपये। ठीक है, इतना है इनका खर्च। ये हमें पॉइंट नोटिस करना है। क्लियर। इसको जोड़ेंगे तो अपना 25,000, 40,000, 53,000 को जब जोड़ेंगे तो अपना आएगा 1,18,560। ठीक है, अब इसको हम रफ कर दें। ठीक है, अब देखते हैं हम खर्च जो आया, टोटल खर्च वो आया है 1,18,560 रुपये। ठीक है, अब उन्होंने फिर बोला कि इसकी या इस परिवार की वार्षिक बचत जो है वो है
8,640 देखें, आप लोग क्वेश्चन से डरे मत, उनसे करें, क्योंकि उनसे भिड़ेंगे तभी तो आपको सीखेंगे, वरना आप क्या करेंगे समझ में नहीं आएगा, आप छोड़ देंगे। एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, कब तक नहीं आएगा, 3-4 बार देखें रिपीट कर करके वीडियो, आएगा समझ में, ज़रूर आएगा। ठीक है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो आया 0, 6 4 10, 0, 6 5 11 और 1 12, 8 8 16 और 1 17, 1 और 1 2, अपना आया 1,27,200। ठीक है, ये कितनी आई अपनी वार्षिक बचत है, यानी ईयरली। क्लियर, ईयरली बचत अपनी कितनी है, 1,72,000 रुपये है। अब हम क्या करेंगे, हमें मंथ की निकालनी है, अब 1 महीने की निकालनी है तो है 12 महीने की, तो सिंपल सी बात है, हम क्या कर सकते हैं, बताइए। जब 12 महीने की दी है 1,27,200, अब हमें निकालनी, हमसे बोला गया कि भाई साहब 1 महीने की निकालिए, तो 1 महीने में हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 1 कम 12, 12 6 72, सॉरी 1 मिनट, 12 1 कम 12, भागना 0, ये बात बिल्कुल क्लियर रखना। ठीक है, फिर उतारेंगे हम 2, तो 12 6 72, 12 0 0, 12 0 0, तो अपना जो आंसर आएगा, वो आएगा अपना 10,600 रुपये। ठीक है, अपना आंसर कितना आएगा, 10,600 रुपये। यही अपना क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो गया तो इसमें प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन में। बाकी अगर समझ में ना आया तो बताएं, अगर आपको नहीं आया कमेंट में बता देना, तो हम अगले दिन भी इसको दोबारा करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी स्पेस नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही, फिर नहीं होगी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, कोशिश करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा टफ है क्वेश्चन, टफ नहीं है तो सरल आपको लगेगा, लेकिन ऐसा 8 संख्याओं का योग 160 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 + 1/2, इसका भी हम बता रहे क्यों लिखा हमने ऐसा, तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21 + 1/3। तो इसके बाद छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम और 8वीं संख्या में से 7 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी। ठीक, क्लियर। अब आपको क्या करना है कि हमने जो बोला है इस पे 15 + 1/2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 सही 1/2 लिखते हैं ना फ्रैक्शन में, थोड़ा बेसिक में जा रहे हैं हम, तो यही लिखा है हमने। ठीक है, लेकिन क्या है ना कि हमारे पास वो टाइप नहीं हो रहा था, तो हमें इसलिए ऐसा लिखना पड़ रहा। ठीक है, बाकी लिखा वो है 15 सही 1/2, इसका भी आपको वैल्यू बाद में पता चलेगी, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। देखते हैं, देखो उन्होंने बोला 8 संख्याओं का योग, तो 8 संख्या कौन कौन सी हो सकती है, A B C D E F G H। क्लियर, 8 संख्याएं जो अपनी हो सकती हैं वो ए हो सकती हैं, उनका योग कितना है 160। ठीक है, इतना हो गया, 8 संख्याओं का योग कितना है 160, ये लाइन कंप्लीट। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2, 15 सही 1/2, यानी कि 15 का जब हम डबल करेंगे तो कितना होगा 30 और आधा आधा 31। ये अब आपको नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है 15.5 और 15.5 कितने हो, तो एक प्रकार से ही लिखा है 15.5 और 15.5 कितने हो जाएंगे 31। ठीक है, अगले में लिखा है, फिर अगली लाइन पढ़ें, अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है, कितना है 21 सही 1/3। ठीक है, 21 सही 1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 21 × 63 और 1/3 हिस्सा 3 बार, तो कितना आ गया 64। इसको जब हम जोड़ेंगे 21 को, 21 × 63, तो साफ साफ पूरा 3 संख्याओं का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा कंप्लीट, यानी 64। फिर उन्होंने बोला इसके बाद छठवीं संख्या 7वीं संख्या से 4 कम और 8वीं संख्या में से 7 कम है। यहाँ तक समझ में आया, पहले तो ये बताइए। ठीक है,
तो जो बचा है 3164, कितना हो रहा, 64 और 1 65 और 3 ये हो गया 95। क्लियर, 95 हो गया। अब जो तीन संख्या हैं 160 में से 95 घटाया कितना बचा, 65। अब पूरी समझने का काम है 65 को, ठीक है। तो कितना बचा, जब देखो दो संख्या हो गई 31 की और तीन संख्या हो गई 64 की, जब 160 में से हमने 31 और 64 95 को घटाया तो कितना बचा, 65। अब मेन काम है 65 का, तब वो हम 65 का काम जमाना देखते हैं, ठीक है। इसको लिखना है लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला FGH जो संख्या बची है, ये हो गई छठवीं संख्या, ये हो गई सातवीं, ये हो गई आठवीं संख्या। क्लियर, उन्होंने बोला कि छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम, ठीक है। छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम, यानी छठवीं x होगी तो सातवीं होगी x+4, तभी तो ऐसा हो रहा। फिर बोला उन्होंने और आठवीं संख्या में से 7 कम है। तो आठवीं संख्या में 7 कम कब हो सकती है, जब वो 11 हो, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। या फिर अगर छठवीं की, अभी छठवीं की बात हो रही ना कि सातवीं की, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है, तो क्या कम है, छठवीं x है तो सातवीं x+4 है, ठीक है। और आठवीं संख्या में 7 कम है, तो आठवीं संख्या क्या होगी, x+7। तो तब तो आठवीं छठवीं संख्या 7 कम है क्योंकि ये x+7 है तो ये x है, ये x+4 है तो ये x है। क्लियर, समझ में आया। ये पॉइंट थोड़ा मिस्टेक करेगा आपको लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्लियर, तो इसके बराबर रख देंगे हम किसको, 65 को। तो कितना हो गया, x 3x+11, 3x+11 बराबर 65, ठीक है। अगले में देखेंगे हम 3x बराबर, एक प्लस का है 11 उस साइड आया, माइनस का 2, कितना हो जाएगा, 65 में से 11 गए कितना बचा, 54। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। 3x बराबर 54, एक गुणा में नीचे जाएगा बटे में, तो x बराबर आ जाएगा 18। यहाँ तक समझ में आया, x बराबर 18 तक आ गया, ठीक है। x बराबर 18 आ गया, एक गुणा में तो वहाँ भाग में जाएगा, ठीक है, इसलिए 18 आएगा। तो अब क्या होगा, 18 होगा x बराबर, तो एक संख्या हो गई 18, 18 में 4 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 22, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगी 25। अब उन्होंने हमसे आठवीं संख्या पूछी है तो अपनी कौन सी हो गई, 25। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो आठवीं संख्या हो गई अपनी 25। तो ये थी आज की एवरेज। अब इससे थोड़ा और लेवल ले जाएंगे क्वेश्चनों का। अगर आपको डर लग रहा है क्वेश्चनों से तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि क्वेश्चन बने ही ऐसे हैं। अब जब आप सब टफ समझने की कोशिश करेंगे तब तो आपको
हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, कल तक हमने एवरेज पढ़ा था और आज भी एवरेज ही पढ़ने वाले हैं। तो हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं, ये चौथी है। तो जिन लोगों ने 3 क्लासें ना देखी हुई इसके पहले तो वो देख लें, क्योंकि ये आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है 8 परिणामों का औसत 30 है। इसमें से प्रथम 2 का औसत 21 है तथा अगले 3 परिणामों का औसत 36 है। यदि छठवां परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 11 कम हो तो अंतिम परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो अब राइटिंग में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि राइटिंग से आपको कुछ नहीं है। मैथ्स में कभी राइटिंग नहीं देखी जाती। ठीक है, तो करते हैं हम शुरुआत क्वेश्चन की। तो पहले उन्होंने बोला 8 परिणाम। हमें 8 परिणाम नहीं पता क्या है, तो हम क्या मानेंगे। एक हो गया अपना ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया डी, एक हो गया ई, एक हो गया एफ, एक हो गया जी, एक हो गया एच। कितने हो गए परिणाम? 8। 4 और 4 8। तो इनका ही उन्होंने औसत कितना बोला हमसे? औसत बोला है 8 परिणामों का औसत कितना है? 30। तो इनका जब औसत है तो हम इससे योग निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? 30 गुणित 8। जब औसत से हमें योग निकालना होता है, जितने परिणाम हो औसत हो उसका गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? अपना आ जाएगा 240। ठीक है, 3 8 24 और 0, तो कितना हो गया अपना योग? 240 आ गया। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट नोटिस करना है कि उन्होंने जो बोला है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत या प्रथम 2 का औसत कितना है? 21, यानी कि इन 2 का कितना है? 21 है। इतना तो आ गया होगा समझ में। फिर बोला उन्होंने तथा अगले 3 परिणामों का औसत कितना है? 36। अब कौन है वो अगले 3 परिणाम? तो अगले वो 3 परिणाम है अपने ए। इनका कितना बोला उन्होंने? इनका बोला है 36। फिर जो पॉइंट है, तो यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो एक काम करें कि यहीं से हम कनेक्ट कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, उन्होंने बोला प्रथम 2 संख्याओं या 2 परिणामों का औसत कितना है? 21। 21 का योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 संख्याओं का 21 दूनी 42। आपको पता है औसत दिया हो तो 21 गुणे 2 कर देंगे, इतने परिणाम है तो कितना आ गया? 42 आ गया। यहाँ तक क्लियर। फिर बोला उन्होंने तथा 3 परिणामों का औसत 36। तो हम इसका योग निकालें, कितना आएगा? 36 गुणे 3 कर देंगे तो अपना आ जाएगा 36 दूनी 72, 36 तिया 108। अब आपको दुनिया याद नहीं है, वो आपकी गलती है। ठीक है, तो कितना आ गया? 108। यहाँ तक क्लियर। अब एक बात बताइए, जब 108 और 42 कितने हो जाएंगे अपने? 150। 150 में से या 240 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? ओबियसली है FGH, यानी कि इनकी बात हो रही। ठीक है, FGH यानी ये आ गया कितना? 90। जो 3 संख्याएं हैं वो 90 हैं। यहाँ से अपना पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो जो उन्होंने बोला था वो हमने किया कि प्रथम 2 का औसत कितना? 21, तो इनका हमने योग निकाल दिया, 21 दूनी 42। फिर अगले 3 परिणामों का औसत 36, 36 का गुणा 3 में किया तो हो गया 108। फिर बोला उन्होंने FGH। ठीक है, FGH यानी कि जो 3 संख्या हैं जो बचे होंगे तो वो तीनों का योग होगा। ठीक है, अब यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखते हैं हम। अब बोला उन्होंने कि यदि छठवां परिणाम, यानी कि जो अपनी कौन कौन सी बची थी? FGH, ये हो गई अपनी कौन सी परिणाम? ये हो गया छठवां, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां परिणाम। ठीक है, तो उन्होंने बोला हमसे कि यदि छठवां परिणाम 7वें से 4 कम। ठीक है, यदि छठवां परिणाम 7वें से 4 कम, यानी अगर ये x+4 है, ठीक है, यदि x+4 है तो ये कितना होगा? क्योंकि इससे 4 कम कौन है? छठवां परिणाम, तो ये x होगा। ठीक है, छठवां परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 11 कम है, यानी कि 8वें से, यानी कि 8वां अगर x+11 है तो ये x है। ठीक है, ये पॉइंट मेन था और ये लैंग्वेज आपको समझ आ चुकी होगी अब, क्योंकि कल भी किया था हमने, आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये फिट हो रहा है जो हमने किया है कि यदि छठवां परिणाम 7वें से 4 कम है, क्योंकि x+4, 8वें से 11 कम है, यानी 8वां क्या है? x+11, तो ये x है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अपनी जो FGH वो संख्या है
जो बची थी वो कितनी बची थी, उनका योग कितना आ रहा था 90। ये पॉइंट वाली बात थी, ठीक है। तो अब एक काम देखते हैं, हम इनको लिख देंगे एक लाइन में एक्स एक्स। एक काम करना, आप नोट्स बनाते जाएं तो अलग अलग स्टेप लिखना, ठीक है। हम इसको यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया एक्स, अब इनको जोड़ेंगे एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 11 बराबर कितना है 90। क्लियर। तो ये ऐड करेंगे एक्स 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 कितना हो गया 3x बराबर 11 और 4 15, यानी 3x प्लस 15 हो जाएगा बराबर में, तो अपन 90 करेंगे, ठीक है। कितना आ गया 90। यहाँ तक सर्व समीकरण समझ में आई। 3x प्लस 15 बराबर 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पक्षांतर तो आता है। यहाँ पे कितना हो गया 3x बराबर, जब 90 ये प्लस का 15 इस साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। 90 में से 15 जाएंगे कितना बचेगा 75। यहाँ तक समझ में आया। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। कितना है 3x बराबर 75। अब आपको पता है गुणा में है, हमें x का मान निकालना है। एक गुणा में है तो यहाँ पे बटे में चला जाएगा 75 के, तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 75। आपको बखूबी पता है कि गुणा में यहाँ पे बटे में जाएगा तो कितना आएगा x बराबर 75/3, कितना आ गया 25, ठीक है। यानी कि जो अपना x बराबर आया कितना आ गया, थोड़ी पेन की प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो x बराबर 25 आपको आ गया समझ में। 3 में 75 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 25। अब उन्होंने भी हमसे बोला है छठवीं सातवीं आठवीं का, तो छठवीं क्या थी अपनी x प्लस 4 x प्लस 11, ठीक है। यही था ना अपना कि x प्लस 4 x प्लस 11, तो ये कितना हो गया 25। x आ गया कितना 25, ये कितना आएगा 25 और 4 29, ये कितना होगा 25 और 11 36, यही अपना था। तो अगर ये बोले अंतिम परिणाम क्या हुआ, तो अंतिम परिणाम क्या होगा अपना 36, यही अपना आंसर था। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो समझ में ना आए बोल दें बेझिझक, क्योंकि अभी मौका है, फिर नहीं रहेगा मौका, क्योंकि फिर आप भी नहीं पूछ पाएंगे और हम भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक शहर का पूरे सप्ताह का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और इस सप्ताह में से पहले 4 दिन का औसत 42 डिग्री सेल्सियस है, अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। तो सप्ताह के चौथे दिन का तापमान क्या होगा, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा है, तो इन्होंने बोला पूरे सप्ताह का तापमान। पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो जोड़ लेते हैं हम। पूरे सप्ताह में होते अपने कौन सा, रविवार से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार वापस आए। कितने दिन हो गए 4 और 3 7, 8 का भी नहीं करना, ठीक है। कितने 7 दिन हो गए। तो हम इसको लिखेंगे क्या ABCD के फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि पूरे शहर का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये पॉइंट वाली बात है कि उन्होंने बोला पूरे शहर का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। क्या है ना कि जब हम क्वेश्चन करेंगे या आपको आएगा लैंग्वेज में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार भी कह सकते हैं, या वो लैंग्वेज चेंज कर देंगे, लेकिन सवाल ऐसे करना है, ठीक है अपन को। तो कितना हुआ, इन्होंने दिया हमें 40 डिग्री सेल्सियस औसत है। हम जब इनका योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 में कितने का गुणा करेंगे 7 का, क्योंकि 7 परिणाम है। तो 40 गुणित 7 करेंगे तो कितना आएगा 7 चौको 28, एक शून्य बाद में लगा देंगे तो आ गया 280। क्या आ गया, ये योग आ गया 280 जो आया है वो है योग। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने फिर बोला कि पहले 4 दिन का औसत कितना, पहले 4 दिन का औसत तापमान कितना है 42 डिग्री सेल्सियस। पहले 4 दिन का है 42 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला उन्होंने अंतिम 4 दिन का,
अब हैं तो टोटल कितने 7 दिन, तो जो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार पे ख़त्म हुआ तो फिर गुरुवार से शुरू हुआ, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार, या फिर ठीक है यहाँ तक क्लियर समझो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार। फिर बोला इन्होंने अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है, 39 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक, ये कितना होगा 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये था अपना यहाँ तक क्वेश्चन। पहले 4 दिन का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, अंतिम 4 दिन का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका भी योग निकालेंगे। तो जो उन्होंने चौथे दिन का डबल हो रहा है, अपन ने जो डबल लिया है एक्चुअल में उनको इसका पता करना है, चौथे दिन या गुरुवार कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है वो। तो इनका कितना आएगा, 4 से गुणा करेंगे, 42 गुणे 4 तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, कितना आ गया 168। ठीक है, इसका कितना आएगा, 4 में गुणा करेंगे सॉरी 4 में गुणा करेंगे, 4 नाम 36, 4 3 12 3 15, कितना आ गया 156। ठीक है, तो पहले 4 दिन का जो औसत टेम्परेचर का योग आया, जो टेम्परेचर का योग आया वो आया 168, और अंतिम 4 दिन का आया जो वो आया 156। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें चौथे दिन का पता करना है, ठीक है, तो ये तो अपन ने निकाल लिया। अब इनको ऐड करेंगे, जब 156 और 168 को, चलो करते हैं ऐड, 156 और 168, तो ये आ जाएगा अपना 324। कितना आ गया 324। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब हमने चौथा दिन 2 बार लिया है और यहाँ पे अपन ने 7 दिन का है 280, चौथा लिया है 2 बार, तो हम क्या करेंगे 324 और 280 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। यानी कि 324 में से ऐसा ही बोल सकते हैं कि 280 को घटा दें, बात एक ही है। ठीक है, तो 324 माइनस 280, तो कितना आया यहाँ पर, ये आया 44। ठीक है, तो ये चौथे दिन का अपना टेम्परेचर आया है वो आया है 44 डिग्री सेल्सियस। यही अपना आंसर था। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, राइटिंग पे बिल्कुल ना जाएं, पहले ही बोल चुके अब भी बोल रहे हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आप पे लैंग्वेज बननी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आप लोग होटल में खाना खाने तो जाते ही हैं, आपके दोस्त वगैरह आप भी जाते हैं, सब लोग, तो क्या करते हैं, खर्च बराबर करते हैं कि अलग अलग करते हैं। कोई ऐसा रहता है, बड़े बाप की औलाद रहती है जो बड़े। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि 6वें व्यक्ति खाना खाने या फिर 6 व्यक्ति खाना खाने होटल में गए। इनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 40 रुपये व्यय किए, जबकि 6वें व्यक्ति ने सभी 6 द्वारा व्यय किए गए औसत व्यय से 60 रुपये अधिक खर्च किए। सभी व्यक्तियों ने कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, तब क्या हुआ कि आप पहले तो सबसे पहले एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। आप गए अपनी फ्रेंडों के साथ क्या खाना खाने गए, ठीक है, कितने 6 व्यक्ति। तो आपने क्या किया, 5 व्यक्तियों ने मिलाए 50-50 रुपये, सब ने मिलाए, तुमने भी 50 मिलाए। ठीक है, 5 व्यक्तियों ने जो औसत था सब ने मिलाए। इनका जो औसत है कितना होगा, इनका योग आ गया 250, यानी 50-50 के औसत से सब ने पैसे मिलाए। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आपने क्या किया कि जो 6वां व्यक्ति था उसने औसत व्यय जो था 50 तो दिए, उससे 60 रुपये अधिक दिए। ठीक है, तो सभी ने कुल मिलाकर कितने खर्च किए उन्होंने हमसे ये पूछा है। तो ऐसे ही अपना क्वेश्चन है सेम। तो इस क्वेश्चन को करते हैं शुरुआत। कैसे करना है, बिल्कुल सरल तरीके से करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखते हैं। 5 व्यक्तियों का औसत, 5 व्यक्तियों का औसत कितना है। सबसे पहले तो हम देखें 6वें व्यक्ति का निकालना है, 6 व्यक्ति, तो हमसे पहले तो ले रहे 5 का, 6वें को हम ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो क्या है 5 व्यक्तियों का जो औसत है, यानी आप क्या करना, 5 व्यक्ति का एवरेज यानी कि औसत कितना है 40। क्लियर। इसके बाद फिर इनका टोटल जो, ये तो एवरेज हुआ, इनका योग कितना होगा, 5 व्यक्तियों का योग हो जाएगा 40 पंचे 200। ठीक है, फिर बोला उन्होंने कि हम मान के चलते हैं
कि छठवें व्यक्ति का मान के चलें एक्स है, साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है। छठवें व्यक्ति का मान के चलें औसत क्या है, एक्स है। फिर इसके बाद और 6 व्यक्तियों का टोटल, यानी 5वें और 6वें का टोटल कितना होगा, 6 व्यक्ति का योग यानी कि टोटल कितना आएगा, 200 प्लस एक्स। क्लियर, यानी कि इन दोनों का मिलाएं 5वें और 6वें का तो कितना है, 200 प्लस एक्स। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? इसको साथ साथ लिखते जाइए क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए प्रॉब्लमें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद इनका हो गया योग। अब जब हम इनका औसत निकालेंगे 6 व्यक्तियों का, ये तो हुआ योग 200 प्लस एक्स। जब हम इनका योग निकालेंगे तो योग में हम क्या करते हैं, जितना परिणाम सॉरी जिनका औसत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने परिणाम रहते हैं उनका भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। उन्होंने बोला 6 व्यक्तियों का एवरेज, 6 व्यक्तियों का जो एवरेज आएगा वो आएगा 200 प्लस एक्स बटे 6, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। 6 व्यक्तियों का औसत कितना है, 200 प्लस एक्स बटे 6। फिर उन्होंने बोला कि जो सभी व्यक्ति जो खर्च करते हैं सभी 6 द्वारा, अब ये बात पॉइंट करना कि सभी 6 द्वारा औसत किए गए औसत व्यय से 60 रुपये अधिक खर्च करता है कौन, 6वां व्यक्ति। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5 का खर्च देख ले रहे, 200 प्लस एक्स बटे 6 बराबर, इसने क्या किया, इसने सभी 6 द्वारा, इन्होंने तो जितना किया खर्च तो ठीक है, सभी 6 द्वारा उसने 60 रुपये अधिक खर्च किया, यानी कि जो डिफरेंस रहेगा सबका वो रहेगा इसके बीच का, सबका और इसके बीच का कितने का डिफरेंस है, 60 रुपये, क्योंकि 60 रुपये इसने अधिक खर्च किए हैं। तो कितने किए इसने, 60 रुपये अधिक खर्च किए। अब इसको हम सर्वसमीका बन गई, अपन अब आराम से निकाल सकते हैं इसका आंसर। तो इसका 6 का गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, इसका आएगा 200 प्लस एक्स बराबर 6x माइनस 6, इसका जो बटे में यहाँ पे गुणा में आएगा कितना आएगा, 6x माइनस 6 छिंग 36, 360 आया समझ में। 200 प्लस एक्स बराबर 6x माइनस या फिर x माइनस 60 था, ठीक है। तो 6x माइनस 360 अपनी सर्वसमीका आ गई। अब हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाना साथ साथ, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, अपनी सर्वसमीका बन गई। अब 6x माइनस 360, हम इसको पलट के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो आप एक बात हमेशा याद रखना, 2 बराबर 4 लिखो चाहे 4 बराबर 2 लिखो, बात बराबर है। चाहे 4 बराबर 4 लिखो या 2 बराबर 2 लिखो या 2 बराबर कैसे भी पलटो, बराबर में हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6x माइनस 360 बराबर 200 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 6x है, ए प्लस का x इस साइड आएगा माइनस को, कितना हो जाएगा 5x बराबर ए है प्लस के 3 माइनस के 360, इस साइड आएंगे प्लस के 200 में जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 560, ठीक है। तो हम इसका x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे x 5 गुणा में तो यहाँ पे आ जाएगा बटे में, तो 560 बटे 5, तो कितना आ गया, x बराबर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर आ गया अपना 112। क्लियर है यहाँ तक। अब उन्होंने बोला कि सभी 6 द्वारा, तो इन्होंने कितने किए देखा, सभी मतलब सभी व्यक्तियों ने 200 किए थे, 5 व्यक्तियों ने, 6वें ने कितने किए 112। तो कितना खर्च हुआ कुल मिलाकर कि 5 व्यक्तियों का तो होगा, ये 6वें व्यक्ति का आ गया 112, ठीक है। ये जो आया है वो सिर्फ 6वें व्यक्ति का आया और 112, ठीक है। 200 और 112 कितने हो जाएंगे 312, यानी कि टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ है 312 रुपये। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है फिर से,
6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने के लिए गए। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च किए। छठवें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों द्वारा औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए, तो कुल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों का खर्च कितना हुआ। 5 व्यक्तियों का सबसे पहले तो हम औसत निकालेंगे। ठीक है, 5 का औसत निकाला, कितना आया, लिखेंगे 5 व्यक्तियों का औसत कितना है, 32। आप पॉइंट आप जमाते जाना, ठीक है, या फिर हम भी जमाते जा रहे, ठीक है, तो ऐसे करना पड़ेगा फिर। 5 एक तो यार व्यक्तियों के लिए हम क्या लिखते हैं, ह्यूमन, या फिर ठीक है व्यक्तियों के लिए हम भी बना रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, 32 है। अब इनका हमसे टोटल निकाले, योग बोलें तो 5 व्यक्तियों का योग कितना आ जाएगा, योग आ गया अपना कितना, 32 पंचे 160। ठीक है, तो ये आ गया अपना कितना, योग आ गया 160। फिर है छठवें व्यक्ति का हमें पता नहीं है, तो छठवां जो व्यक्ति है उसका भी हम मान के चल रहा है क्या, x। छठवें व्यक्ति का हमने क्या माना, x माना। ठीक है, जब हम इसका टोटल निकालेंगे छठवें व्यक्ति का, तो टोटल कितना आएगा, छठवें व्यक्ति का टोटल तो आएगा 160 प्लस x, क्योंकि अभी हमें तो पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो ये लाइन आप जमाते जाइए साथ साथ। छठवें व्यक्ति का टोटल कितना हो जाएगा, 160 प्लस x। अब बोलेंगे 6 व्यक्ति का औसत, 6 का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, 160 प्लस x बटे 6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये अपनी सर्व समीकरण मैंने यहाँ तक बन गई। छठवें व्यक्ति या 6 व्यक्तियों का औसत कितना है, 160 प्लस x बटे 6। ठीक है, अब हमें सेम जमाना है, यहाँ तक लिख लिया, साथ साथ कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है इतना। इसके बाद अब बात आती है कि 160 प्लस x बटे 6। अब उन्होंने जो हमसे बोला कि 32 रुपये खर्च किए, छठवें व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों द्वारा, सभी 6 व्यक्तियों द्वारा मान के चले सभी ने x किया, इनका जो डिफरेंस है सभी 6 व्यक्तियों का, उससे कितने रुपये, 80 रुपये अधिक खर्च किए। बस ए मैंने जमाना था सर्व समीकरण को। अब तो आप सवाल खुद कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका गुणा करेंगे, 6 यहाँ बटे में, यहाँ पे गुणा में होगा, कितना आएगा, 160 प्लस x बराबर 6x माइनस 48, कितना आ गया, 480। क्लियर। अब आप पे पक्षांतर बखूबी बनता है, पक्षांतर आप पे बनना भी चाहिए। और ठीक है, तो पक्षांतर में हम क्या करेंगे कि ये 160 है, तो इस संख्या वाली हम एक तरफ ले ले रहे हैं और x वाला एक साइड ले ले रहे हैं। ठीक है, तो 160 ये माइनस का 480 इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 480 और 160 कितने होते हैं, 640। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद 6x ये प्लस का x है, इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आएगा, 5x। ठीक है, तो 640 बराबर कितना हो गया, 5x। यानी कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक गुणा में यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 640 बटे 5। क्लियर। जब 5 से भाग देंगे तो x बराबर आ गया कितना, 128। ठीक है, तो सभी ने कुल मिलाकर कितने किए थे खर्च, मतलब ये आ गया अपने छठवें व्यक्ति का खर्च आ गया, सब ने मिलाकर किए थे 128, मतलब 160 रुपये खर्च, और छठवें व्यक्ति ने किए 128 रुपये। तो 160 और 28 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 288। यही अपने सवाल का आंसर था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया, परेशानी। ठीक है, तो ये अपना सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो या फिर ना बने तो आप कमेंट में करते जाइए, क्योंकि जो हमारे पास वो प्रिंटिव आ जाएगा तो हम वहाँ पर और अच्छे से आपको, क्योंकि फिर लैंग्वेज है जो राइटिंग है यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होगी, हमें पता है आप में, लेकिन फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसकी वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े आज के। एक व्यक्ति के पूरे सप्ताह का औसत 200 रुपये है। पूरे सप्ताह की औसत यार 200 रुपये है। सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत 180 रुपये। अंतिम 4 दिन की औसत सैलरी या औसत आय भी बोल सकते हैं, एक बात है। सैलरी आय एक ही बात होती है, ठीक है। तो कितनी 225, तो चौथे दिन की कितने रुपए कमाता है। जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, सेम क्वेश्चन है वैसे ही। क्या करना है, एक व्यक्ति के पूरे सप्ताह की औसत आय 200 रुपये है, ठीक। कितनी है, 200 रुपये। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरे सप्ताह की निकालें। पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, अभी हमने आपको बताया भी था। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो कितनी ही औसत आए, 200 रुपये। तो 200 है, ये तो क्या हो गई अपनी। देखो हम यहीं पे करते जाएंगे। पूरे सप्ताह की औसत आय कितने रुपए है, 200 रुपये। अब ये तो दिए औसत आय, हमें निकालना है योग। तो हम क्या करेंगे, 200 में 7 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब 200 में 7 का गुणा किया तो कितना आएगा, आपको पता है 200 गुणे 7 कितना आ गए, 1400। क्लियर। तो ये तो हो गए अपने कितने, 7 दिन। सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस, सॉरी एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ठीक है। क्या हो गया, एच तक अपने आ गए। क्लियर। तो कितना आ गया था इसका औसत, यानी योग कितना निकाला हमने फिर, 1400। औसत था 200, 200 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1400। अब उन्होंने बोला पहले 4 दिन का औसत 180 रुपये, यानी कि इन 4 दिनों का औसत कितना है, 180 रुपये, 180। फिर बोला उन्होंने अंतिम 4 दिन का औसत, सॉरी एक मिनट, एच नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एच नहीं आएगा क्योंकि 8 दिन हो जाएंगे ना फिर, ठीक है। एक सप्ताह में होते तो 7 ही दिन हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये होंगे अपने कितने, 7 दिन होंगे। कितना आ गया, 1400। फिर उन्होंने बोला पहले 4 दिन का औसत और अंतिम 4 दिन का औसत। फिर हो गया यार एच। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले तो ये बताइए। यहाँ तक तो वैसे आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो कितना आया, पहले 4 दिन का आया 180 रुपये, अंतिम 4 दिन का कितना आया, 225 रुपये, और टोटल अपना कितना आ गया था हफ्ते का औसत, यानी योग 1400 रुपये। तो 18 गुणे 4 करेंगे, यहाँ पे 225 गुणे 4 करेंगे, कितना आ गया, ये आ गया 720 रुपये, और ये आ गया अपना 225 चौके यानी 900 रुपये, ठीक है। जब हमने इनको ऐड किया तो कितना आया, 1620 रुपये। उन्होंने हमसे चौथे दिन की आय पूछी है, तो पहले 4 दिन जो हमने अभी सप्ताह वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो 1620 और 1400 में डिफरेंस कितना है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं 1620 में 1400 घटाए कितने बचे, 220। तो ये चौथे दिन की सैलरी है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये अपने चौथे दिन की सैलरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की पूरे सप्ताह की औसत आय 150 रुपये है, ठीक है। पूरे सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो हमने 7 से गुणा किया, इनका पहले योग निकाल लेंगे, कितना आ गया 1050। हम इसको शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है। फिर पहले 3 दिन में उसकी आय कितनी है, 100 रुपये। पहले 3 दिन में उसकी आय कितनी है, 100 रुपये। वो कौन सी आय है, औसत आय, ठीक है। तो 3 में गुणा किया हमने, इसका योग निकाला, कितना आ गया 300। अंतिम 3 दिन की औसत सैलरी या औसत आय कितनी है, 200 रुपये, कितना आ गया 600।
यानी कितनी हो गई है 900। तो उन्होंने पूछा है चौथे दिन कितने रुपए कमाए होंगे। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे 7 दिन होते हैं, 3 दिन की भाई साहब इनकी कितनी है 100 रुपये, और पहले 3 दिन की अंतिम 3 दिन की है 100 रुपये 200 रुपये। तो हमने 100 गुणे 3 किया 300 हो गया, 200 गुणे 3 600, यानी टोटल हो गया 900। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आया है कितना आया है, यहाँ पर 1050 में से 900 का कितने बचे 150। ये जो 150 एक्स्ट्रा हैं या 150 बचे हैं जो वही चौथे दिन की आय है, या फिर चौथे दिन रुपए वो इतने कमाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 व्यक्तियों के एक समूह में से एक व्यक्ति के स्थान पर 56 किलो के व्यक्ति के आ जाने पर 2 केजी यानी 2 किलोग्राम लिखा था, यहाँ पर केजी हो गया, 2 केजी की औसत वृद्धि होती है, तो जाने वाले छात्र का वजन क्या होगा। ठीक है, अब उन्होंने हमसे पूछा जाने वाले छात्र का वजन क्या होगा। तो कल हमने आपको कुछ बताया था और इसके लिए कल ही हमने क्वेश्चन भी कराए थे, 2 कराए थे ऐसे। ठीक है, कल की क्लास में, आज भी हम देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला 10 व्यक्ति, इसके लिए हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि लॉन्ग में नहीं जाएंगे बिल्कुल। उन्होंने बोला 10 व्यक्ति के एक समूह में से एक 56 किलो का व्यक्ति जाता है तो कितने की कमी होती है, तो 2 किलोग्राम की औसत वृद्धि होती है। तो क्या करेंगे, 10 व्यक्ति थे, ठीक है, हमें नहीं पता वो कितने का था कितने का आया। ठीक है, तो जब वो आता है जो व्यक्ति, उसके आने से कितने किलोग्राम की फ़ायदा होती है हमें, 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो कितना हो गया, ये हो गया 20, और वो गया कितने का है 56 का, वो है 56 का है, 56 में से 20 गए कितना बचा, 56 में से 20 गए तो बचा अपना कितना 36। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति गया है जो वो था 36 किलोग्राम का और जो आया है वो है 56 किलोग्राम का। ठीक है, जो गया था उन्होंने उसका पूछा था। तो एक बार बताएं, जब आपके पास 100 रुपये आप किसी को 100 देंगे और 200 आ जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। ऐसे यहाँ पे हुआ है कि वो व्यक्ति साथ 36 किलो का गया और 56 का आ गया, तो वो आया तो उसने क्या किया 10 व्यक्तियों के बराबर तो वजन लाया, जो जिनका सबका एवरेज था वो तो लाया, उसके अलावा वो 2 किलोग्राम उसने सब में बढ़ाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 छात्रों के एक समूह में से एक विद्यार्थी के स्थान पर दूसरा 55 किलो के आ जाने पर, विद्यार्थी के आ जाने पर 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है या होती है, तो जाने वाले छात्र का वजन कितना होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन करेंगे। कितने 12 छात्र थे, ये जो व्यक्ति गया तो हमें नहीं पता, लेकिन आने का हमें पता है, आने वाले का कितना है वजन 55 किलोग्राम है। हम यहाँ से क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे, जो आया है वो कितने किलोग्राम का है 55 किलोग्राम का, जाने वाले का तो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे 12 गुणित 1.5 इतनी की वृद्धि हो रही, तो हम इससे गुणा करेंगे। अब एक बात बताइए, 12 में जब हम 15 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 180। तो हम यहाँ पे पॉइंट जो है इससे बिल्कुल नहीं घबराना, हम क्या करेंगे 12 गुणित 15 करेंगे, कितना आ गया 180। एक संख्या के पहले पॉइंट तो एक के पहले हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कितना आ गया 18। तो जो व्यक्ति था, अब क्या करेंगे हम 18 किलोग्राम आ गया। ठीक है, जो वृद्धि हो रही थी, तो 55 में से हम 18 घटाएंगे तो आ जाएगा अपना कितना 37, यानी जो व्यक्ति गया था वो था 47 किलोग्राम का और जो आया है वो है 55 किलोग्राम का। कोई प्रॉब्लम परेशानी आया समझ में। ठीक है, तो बिल्कुल सरल सवाल है, कोई टफ नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्तियों के एक समूह में से 45 वर्ष के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाने पर पूरे समूह में औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या होगी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक 45 वर्ष का व्यक्ति क्या हो रहा है, पूरे समूह में 45 वर्ष के स्थान पर जो व्यक्ति गया है उसका हमें दिया गया है। ठीक है, एक 45 वर्ष के भाई साहब चले गए, अब जाने वाला है, हमें आने वाले का पता नहीं कितना, लेकिन आने वाले का पता इतना है
कि जब वो आता है तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये है पॉइंट। 8 व्यक्ति हैं तो 45 वर्ष का व्यक्ति क्या गया, उसके आने से कितने 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, यानी सब 8 व्यक्तियों का 2-2 किलोग्राम बढ़ेगा तो कितना हो गया 16। क्लियर? ये उल्टा क्वेश्चन था। तो कितने किलोग्राम बढ़ा? 16 किलोग्राम, या फिर 16 वर्ष बढ़ गई औसत है। बात एक है, चाहे किलोग्राम में दे दें चाहे इसमें दे दें, ठीक है। तो 45 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 45 16 कितना हो गया? 61। तो जो व्यक्ति आया है वो कितने किलोग्राम का है? 61 किलोग्राम का है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता देना, तभी तो हम समझ पाएंगे कि आपको आया कि नहीं। हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम इसको बोर्ड पे आपको समझा देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से थोड़ा हम कम लिख पा रहे हैं, बोर्ड में हम और अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 वर्ष के विद्यार्थी के स्थान पर 2 नए छात्र आ जाने पर अभी भी औसत आयु 15 वर्ष रहती है। यदि पुनः नए छात्रों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी? ठीक है, इन्होंने हमसे यही पूछा है। सबसे पहले तो 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15। सबसे पहले तो हम इनका योग निकालने, कितना आ गया? 450 वर्ष, ठीक है। फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि 20 वर्ष के विद्यार्थी के स्थान पर, कौन से 20 वर्ष के विद्यार्थी के स्थान पर क्या होता है? 2 नए छात्र आ जाने पर, 2 नए छात्र आ जाने पर, तो एक छात्र गया जो था वो एक छात्र गया, यानी हम स्टूडेंट लिख देंगे छात्र को, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। 30 स्टूडेंट गए, एक स्टूडेंट आया, यानी जो एक स्टूडेंट गया वो कितने वर्ष का था? 20 वर्ष का था। यहाँ तक समझ में आया? तो टोटल कितने छात्र हो गए? अब बचे 29 छात्र, तो कितना हो गया ये? 430। 29 छात्र बराबर कितना हो गया? 430। फिर उन्होंने बोला कि 31 छात्र आ जाने पर, सॉरी 1 मिनट, 2 नए छात्र आ जाने पर, अब बात यहाँ पे हो रही है 2 नए छात्र आ जाने पर। तो जब इसमें 2 नए छात्र आएंगे तो 29 और 2 हो जाएंगे कितने? 31। तो अब भी औसत वर्ष 15 रहता है, यानी कि 15 का गुणा किया तो कितना आ गया? 465, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हमें यहाँ से एक चीज़ देखने को मिल गई कि जो 29 छात्र थे, फिर 2 नए छात्र आए तो उनके आने से, या फिर उनके अब वो आते हैं तो तब भी औसत वर्ष 15 ही रहता है। तो 430 और 465 का डिफरेंस कितना है? 35। यानी जो छात्र आए हैं, 2 नए छात्र आए हैं, 2 स्टूडेंट जो आए, उनकी आयु जो कितनी है टोटल मिला के है 35 वर्ष। हमें नहीं पता है कितनी है। अब उन्होंने हमसे एक बात बोली है कि यदि पुनः नए छात्रों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो छोटे छोटे छात्र की आयु कितनी होगी? यहाँ तक लिख लिया? ना लिखा हो तो बता दें, उम्मीद है लिख लिया होगा, ठीक है। अब उन्होंने फिर बोला हमसे, अभी वाली लाइन करनी, ठीक है। पुनः नए छात्रों की आयु का अंतर 5 वर्ष है तो छोटे छात्र की आयु कितनी होगी? तो हमें नहीं पता। एक छात्र की मान के चल रहे हैं हम x, और एक की मान रहे हैं हम x + 5, ठीक है। एक छात्र की मान ली हमने x, एक की मान ली x + 5, ठीक है, यानी 5 का अंतर है, उन्होंने ये बोला हमसे। तो x और x, 2x + 5 बराबर 35। तो 2x, सॉरी 1 मिनट, 2x + 5 बराबर 35। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का 5 है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 35 में से 5 गए, 30 बचे, ठीक है। एक गुणा में है 2x, वहाँ पे जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना? 30/2, यानी यहाँ पे आएगा तो x बराबर कितना आ गया? 15। मतलब एक 15 वर्ष का है और एक है 15 + 5, तो एक कितने का है? 20 वर्ष का, यानी x हो गया 15 तो x + 5 हो जाएगा 20,
क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आज के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के थे, थोड़े बड़े से, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते, क्योंकि आप जब बड़ा करेंगे तभी तो आप कुछ बड़ा बनेंगे। तो क्वेश्चन बड़े थे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप पे क्वेश्चन बनेंगे, और ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, हम ज़रूर कराएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।